अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं तो आप तपाक से अपने राज्य को बताएंगे और कहेंगे कि मैं इस राज्य में रहता हूं। क्या राज्य की परिभाषा इतनी छोटी सी है जो एक छोटे से राज्य तक सीमित हो जाए? तो राज्य की परिभाषा एक्चुअल में क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, और राज्य के मूल तत्व कौन से होते हैं ये भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए हम वीडियो को पूरा करते हैं। दोस्तों, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है और राज्य क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब आपसे पूछा जाता है कि आपका राज्य कहाँ है, जैसे आपने कहा मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये सिर्फ हम प्रांतों को इंडिकेट करने के लिए राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राज्य का मूल भाव जो है वो ये है कि राज्य किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। राज्य का अर्थ किसी राज्य की समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, और राज्य एक अमूर्त संकल्पना है, अमूर्त अवधारणा है। मतलब आप राज्य को देख नहीं सकते, लेकिन आप बौद्धिक रूप में उसे समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसा देख सकते हैं, देख नहीं सकते, समझ सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक सरकार होती है, एक न्यायपालिका होती है, एक प्रशासन होता है, और इन सारों से मिलकर एक राज्य बनता है। अब ये सारे की सारी चीज़ों को हम देख तो सकते नहीं, लेकिन प्रशासन के तौर पे ये सारी चीज़ें काम करती है। मतलब बौद्धिक तौर पे हम समझ सकते हैं कि ये राज्य है और राज्य में एक सरकार है, न्यायपालिका है, प्रशासन है, लोग हैं, है ना। तो इसे समझा तो जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। अब कोई राज्य किस प्रकार से सक्षम बनता है ये उसके समाज के विकसित व सक्षम होने पर निर्भर करता है कि कोई समाज कितना विकसित है और सक्षम है, उस बात पे निर्भर करेगा कि वो राज्य कितना स्थिर है। जैसे बहुत सारे जो विकसित राज्य हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये एक स्थिर राज्य की संकल्पना में आते हैं क्योंकि यहाँ की सरकार, प्रशासन सब कुछ स्थिर है और वो देश बहुत सक्षम हो चुके हैं। अब आप कहेंगे सर आपने राज्य की जगह देश शब्द का इस्तेमाल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हम राज्य को ही देश कहते हैं। देश का पर्टिकुलर अर्थ राज्य ही होता है। आपको वीडियो में आगे समझेगा कि राज्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होता है। स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होता है मतलब वो एक देश के रूप में विकसित होता है। हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं वो हमारे देश के एक भाग हैं। हम अपने देश को भी एक राज्य कह सकते हैं, है ना। तो ये जो कल्पना है, ये जो कॉन्सेप्ट है राज्य वाली, ये अभी के वर्षों में बहुत आगे आई हुई देखी जाती है। तो राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, किसी जगह को हम राज्य या देश कब कहेंगे, तो उसके लिए हमें 4 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात तो एक भूभाग होना चाहिए दोस्तों। हम राज्य को राज्य तब कहते हैं जब उसके बाद खुद का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिस भौगोलिक क्षेत्र पे वहाँ की सरकार का पूरे तरीके से कंट्रोल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है वो है किसी राज्य को राज्य बनने के लिए भौगोलिक क्षेत्र होना। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र तो है, अब हम ये कहते हैं कि साइबेरिया में तो बहुत भयानक पूरा का पूरा बर्फ है, वहाँ लोग भी नहीं रहते, तो क्या वो राज्य में आता है? जी हाँ, वो रशिया का एक भाग है, भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन हमको किसी राज्य को राज्य कहने के लिए वहाँ पर एक उसकी जनसंख्या होना भी जरूरी है। अगर वहाँ जनसंख्या है, लोग हैं, तभी हम उसे राज्य कहेंगे। अब इन जनसंख्या की एक सरकार होती है। सरकार का मतलब होता है लोगों का समूह, जो समूह उस राज्य को चलाता है, उस राज्य को कार्यान्वित करता है ना। और चौथा पॉइंट है कि वो जो सरकार होगी वो सोवेरियन होंगी, मतलब संप्रभु होंगी, जिसको खुद के देश के लिए खुद निर्णय लेने का अधिकार होगा। अब आपके समझ में आ रहा है कि राज्य को राज्य बनने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है उसका एक भूभाग होना चाहिए, जिस भूभाग पे उसका, उस सरकार का, वहां के लोगों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। वहां एक लोक संख्या होना चाहिए, लोगों का समूह होना चाहिए, उस समूह में से एक सरकार बनी होनी चाहिए जो उतने सारे लोगों पर कंट्रोल रखती हो और अपने देश का शासन प्रशासन चलाती हो, और वो सरकार जो भी निर्णय लेती हो किसी के दबाव में न लेती हो। राइट, वो जो सरकार होती है वो खुद अपने देश के लिए निर्णय लेती है, खुद सारे नियम बनाती है, ना कि कोई दूसरा देश उन्हें बताता है कि इस प्रकार के नियम बनाए जाए। तो ये 4 मूल तत्व आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन 4 मूल तत्वों में से एक आधा मूल तत्व मिसिंग होता है, तो क्या वो राज्य कहलाएगा? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है, जनता भी होती है, लेकिन भूभाग नहीं होता। ऐसा उदाहरण कौन सा है? ऐसा उदाहरण है दलाई लामा जी का। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत की सरकार जो भारत आ गए थे, भारत में उनको शरण दी गई धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में, तो दलाई लामा के साथ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी आए। अब देखिए, उन लोगों की खुद की सरकार है, तिब्बत की सरकार दलाई लामा के नेतृत्व में, उनके लोग भी हैं, लेकिन उनकी जमीन से वो लोग बेदखल हैं। तो हम इसे राज्य कह सकते हैं क्या? हम इसे राज्य नहीं कह सकते। ओके,
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो और भूभाग भी हो, लेकिन संप्रभुता ना हो। हम इसको भी राज्य नहीं कहेंगे, हम इसको ले जाते हैं हम ब्रिटिश कालीन भारत में। दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भारत में हमारा खुद का भौगोलिक क्षेत्र भी था, जनता भी थी, ब्रिटिश सरकार भी थी, लेकिन वो जो सरकार थी वो इंग्लैंड से कार्यान्वित हो रही थी, मतलब कोई दूसरा देश भारत देश को चला रहा था। तो उस समय भारत क्या राज्य की संकल्पना में आता था? नहीं, उस समय भारत राज्य के संकल्पना में नहीं आता था, राज्य की अवधारणा में नहीं होता था, राइट, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं था, संप्रभु नहीं था, राइट। अच्छा, अब बोलेंगे हम जब किसी देश में अराजक स्थितियां हो तब भी वो राज्य के परिभाषा में उसको सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में अराजकता थी, कहीं कहीं पर सैन्य शासन आ जाता है, जैसे हाल फिलहाल म्यांमार में सैन्य शासन आया हुआ है। वो एक राज्य तो है लेकिन वहाँ पर अराजकता है, और जब अराजकता होती है तो लोगों के अधिकारों को कुचल दिया जाता है। लेकिन एक अच्छा राज्य वही कहलाता है जहाँ लोगों के अधिकारों को पूरे तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारे देशों का कहना था कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन आज भारत में भारत के लोगों के मूल अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि पूरे तरीके से भारत में मूल अधिकारों का प्रोटेक्शन होता है, लेकिन भारत में एक सरकार है जो निश्चित रूप से अच्छा काम करती है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाई इज द पॉलिटिकल सिस्टम इज रिक्वायर्ड। हमारे देश में सरकार राज्य की जरूरत क्यों है, एक राजनीतिक संरचना होना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपको इसके लिए मैं पीछे लेके जाता हूं। बहुत पहले कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति हुए जिनका कहना था कि किसी भी प्रकार के राज्य की जरूरत नहीं है, कोई सरकार की जरूरत नहीं है, कोई न्यायपालिका की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग विवेकशील होते हैं और वो लोग एक में की मदद करते हैं, और इसीलिए हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, और ऐसा करते हुए एक में को मदद करते हुए वो लोग अपने आप की प्रगति, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ही नहीं तो भारत के महात्मा गांधी भी इस बात की कल्पना करते थे कि पुलिस प्रशासन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के कोई नियम नहीं होने चाहिए। उनका कहना था कि लोग बहुत विवेकशील हैं, लोग बहुत समझदार हैं और वो लोग कभी किसी को हार्म नहीं करते। लेकिन ये एक झूठा सत्य है दोस्तों, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये यूटोपिया की जो संकल्पना महात्मा गांधी ने रखी थी वो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूलतः आदमी बहुत स्वार्थी होता है, इंसान बहुत स्वार्थी होता है, और एक ताकतवर इंसान जब और ताकतवर हो जाता है तो वो कमज़ोरों पर अत्याचार करने लगता है, कमज़ोरों के अधिकारों को छीनने लगता है। इसलिए बहुत सारे विचारवंतों का ये कहना था कि राज्य का होना बहुत ज़रूरी है, राज्य का प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान को इंसान बनने के लिए जो वातावरण चाहिए वो एक राज्य ही दे सकता है, क्योंकि जब राज्य में किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होगा, अराजकता आ जाएंगी और ताकतवर आदमी कमजोर पर अत्याचार करेगा तो एक आदमी कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए जब राज्य की इस अवधारणा सामने आई, जब एक राज्य बना जहाँ पे शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सब कुछ होने लगा, तो कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करने का मौका मिलने लगा। और इसीलिए आज इतने लोग अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि राज्य हमारे यहाँ पर अवस्थित है। हम किसी भी काल में जाएंगे तो राज्य हमें मिलेगा ही, फिर वो ताना राजतंत्र के रूप में मिला हो, क्योंकि हम इतिहास में देखते हैं कि हमारे यहाँ पर राजा हुआ करते थे, उनका भी एक राजनीतिक स्ट्रक्चर हुआ करता था और वो अपने अपने राज्य के मालिक थे, लेकिन वो अपने देश, अपने राज्य की प्रजा की सुरक्षा की कसम खाते थे, अपने राज्य की प्रजा का संरक्षण करते थे, और इसीलिए उस समय राज्य तंत्र में भी राज्य हुआ करते थे। आज हम लोकतंत्र में आ चुके हैं और लोकतंत्र में राज्य बहुत ताकतवर बन चुके हैं। आज लोगों को पूरे अधिकार मिले हुए हैं अपने राज्य का शासन और प्रशासन करने के, राइट। और एक राज्य हम तानाशाही में भी देखते हैं, जिस प्रकार से बहुत सारे देशों में तानाशाह के रूप में लोग सामने आए, जिसमें बहुत बड़ा उदाहरण एडोल्फ हिटलर का है, जिसने पूरी दुनिया को दूसरे महायुद्ध में ढकेल दिया। तो दोस्तों, हम तानाशाही में भी राज्य की संकल्पना को पाते हैं, वहां पर भी राज्य हुआ करते थे, राइट। तो अब भारत में राज्य के पॉलिटिकल सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड है? तो भारत में पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक संरचना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत अभी भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। आप कहेंगे सर भारत में संविधान बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, फिर भी भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत में अनेक वर्ग हैं, अनेक भाषाएं हैं, है ना, अनेक विचारों वाले लोग हैं, अनेक जाति जमाती में भारत विभाजित है।
तो इतने सारे विभाजन के बाद अगर भारत को एक बनाकर रखना है तो भारत में राज्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भारत में शासन प्रशासन और राज्य नहीं होगा तो भारत टूट जाएगा। और ऐसा तो पूरी दुनिया वाले कहते थे कि भारत का विभाजन हो जाएगा, लेकिन भारत एक स्थिर राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत की आंतरिक सुरक्षा भी एक मुद्दा है, इसीलिए भारत में स्ट्रॉन्ग राज्य का, स्ट्रॉन्ग राजनीतिक संरचना का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में आज नक्सलवाद कई वर्षों से सर उठाया हुआ है और आज भी भारतीय सरकार को यह नक्सलवाद परेशान कर रहा है। आज भी हमारे वर्गों में कई बार हमें झगड़ा देखने को मिलता है, जाति जाति में हमें युद्ध देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आज मणिपुर राज्य जल रहा है, वहाँ का राज्य फेल हो चुका है। उस राज्य को संभालने के लिए अब हमारी केंद्र सरकार का काम बनता है कि मणिपुर में कुछ करे, वहाँ पे शांति बहाल करे। तो इस प्रकार की घटना जो मणिपुर में हो रही है, ये इसका उदाहरण है कि वहाँ पर राजनीतिक संरचना चरमरा गई है, राजनीतिक संरचना किसी प्रकार से अपने कार्य को नहीं कर पा रही है। तो भारत में आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो राज्य होने के लिए हमें प्रभावित करता है। भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। जी हाँ दोस्तों, हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। हम अपने देश के लोगों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिसमें आप फूड सिक्योरिटी बिल को देख सकते हैं। उसके बाद आप मनरेगा को समझ सकते हैं, जो आपको रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और इसलिए यहाँ एक राजनीतिक संरचना का होना बहुत जरूरी है। भारत में विभिन्न हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं दोस्तों। मुस्लिमों का अलग इंटरेस्ट ग्रुप है, हिंदुओं का अलग इंटरेस्ट ग्रुप है, अलग अलग जातियों का एसटी, एससी, ओबीसी, मराठा, हर कोई रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं भारत में कितना कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग हित समूह हैं और ये अलग अलग हित समूह सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर दबाव लाते हैं अपने अपने हित में निर्णय लेने के लिए। इसलिए भारत में एक मजबूत राजनीतिक संरचना का होना बहुत जरूरी है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रहा है। आज भी हमारे देश में एसटी और एसटी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, लेकिन दोस्तों आज आप लोग उस क्षेत्रों में जाइए जहां पे आदिवासियों की संख्या बहुल है, उन क्षेत्रों में आज भी उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आजाद भारत में भी। आज आप यूपी में जाइए, कई बार घटनाएं सामने आती है कि एक दलित लड़के को इसीलिए मारा गया क्योंकि अपने शादी में घोड़ी पर बैठ गया था। तो आज भी हमारे देश में जो सामाजिक परिवर्तन है वो अभी भी हो रहे हैं और अभी भी हमारे देश के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसीलिए जब तक एक पावरफुल राजनीतिक संरचना, एक ताकतवर राजनीतिक संरचना भारत में नहीं जन्म लेंगी तो भारत खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए भारत में राज्य की राजनीतिक संरचना का होना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आपको राज्य नाम की कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। जय हिंद।